सवाल 10। भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से कविता का मूल्यांकन कीजिए, अथवा अनुभूति पक्ष एवं अभिव्यक्ति पक्ष की दृष्टि से विद्रोही कविता का मूल्यांकन कीजिए। जवाब 10। रूपरेखा 1 प्रस्तावना, 2 काव्य का भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष, 3 कला पक्ष या अभिव्यक्ति पक्ष। 1 प्रस्तावना। विद्रोही काव्य हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है। कवि स्वयं एक विद्रोही क्रांतिकारी थे। उन्होंने हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में एक क्रांतिकारी के रूप में सक्रिय योगदान दिया था। वे चाहते थे कि इस संग्राम में भारत के नवयुवक अपना सहयोग दें। प्रस्तुत कविता विद्रोही में कवि की अनुभूति प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त हुई है। इसका परिचय हम भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष एवं कला पक्ष या अभिव्यक्ति पक्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। 2 काव्य का भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष। विद्रोही काव्य का भाव पक्ष कला पक्ष की तुलना में अधिक प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण है। कवि ने स्वयं स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से प्रवृत्त होकर एक विद्रोही के जीवन को अत्यंत नज़दीक से देख सके थे। वे जानते थे कि विद्रोही का जीवन कितना कठिन होता है, किंतु कड़ी विपत्तियों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जान की बाजी लगानी पड़ती है। उनकी राहों में कंटक ही कंटक बिछे होते हैं, फिर भी वह उन समस्त बाधाओं से लड़ता हुआ कैसे अपने उद्देश्य पथ पर आगे बढ़ता है, इस बात को वे जानते थे। प्रस्तुत काव्य में कवि ने अपने भोगे हुए अनुभव को या अनुभूति को वृक्ष में एक छोटे से बीज से प्रतीक के द्वारा अत्यंत मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। कवि ने काव्य की पूर्वार्ध की पंक्तियों में सर्वप्रथम संसार की नश्वरता का परिचय दिया है। कवि ने समय को सबसे शक्तिशाली माना है, क्योंकि काल के प्रवाह में बड़े बड़े नगर, शक्तिशाली राजसत्ताएं, बड़े बड़े वीर पुरुष एवं योद्धाओं विलीन हो गए। बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर भी धरती की गोद में समा गए। अर्थात समय के प्रवाह में सब कुछ मिट जाता है। संसार की इस नश्वरता को कवि ने अच्छी तरह जान लिया है। उसे ज्ञान हो गया है कि जो सत्ता, पद, प्रतिष्ठा एवं धन वैभव के घमंड में मत होता है, धरती उन्हें मिट्टी में मिला देती है। समय के प्रवाह में बहती हुई यह दुनिया उन्हें कुछ ही दिनों में भूल भी जाती है, परंतु जो विनम्र होकर जीते हैं, जो परिवर्तनशील एवं गतिशील है, उन्हें यह संसार सदैव याद करता है। वह मरकर भी हमारे बीच उनके निस्वार्थ कार्यों, त्याग एवं बलिदान के कारण जिंदा रहते हैं। कवि ने इस भाव को अत्यंत ही सशक्त शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। शक्तिहीन जो हुआ कि बैठा भू पर आसन मारे, खा जाते हैं उसको मिट्टी के ढेले हथियारे। मातृभूमि है उसकी जिसको उठ जीना आता है, धन भूमि है उसकी जो क्षण क्षण गिरता जाता है। अर्थात मातृभूमि ऐसे महान इंसानों की ही होती है जो निज स्वार्थ से ऊपर उठकर मातृभूमि के लिए कुछ कर जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने अपनी मूल अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए भूमिका तैयार कर ली है। आगे की पंक्तियों में कवि अपनी बात को आगे बढ़ता हुआ अपनी बात के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करता है कि ऐसे उनके उदाहरण इतिहास में मिलेंगे जो काल के प्रवाह में मिट गए हैं। आज वे केवल अतीत की निशानी बनकर रह गए हैं। आज बड़े बड़े राजमहलों के पत्थर नर्मदा नदी एवं आसपास के तालाबों में घाट के पत्थर के ही तट पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र मांडव का किला आज भूमि की धूल में दबा पड़ा है। पर्यटक आज उसे देखकर धन्य होते हैं और अतीत को याद करके फिर भूल जाते हैं। कवि इस स्थिति को देखकर अफसोस जताते हुए कहता है कि बना इतिहास बेचारा, निठुर प्रकृति का आज हास। इतना वर्णन करने के बाद काव्य के मध्य भाग में अपने मूल उद्देश्य को व्यक्त किया है। वृक्ष के एक छोटे से बीज को विद्रोही का प्रतीक बनाकर विद्रोही के जीवन में के यथार्थ संघर्ष, गौरव, त्याग एवं बलिदान आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। जिस प्रकार बीज में अदम्य शक्ति, आत्मबल एवं त्याग के गुण होते हैं, वैसे ही विद्रोही में भी होता है। कवि ने बीज की आत्मकथा सुनाई है। कवि भी बीज के समान अपने जीवन का बलिदान करना चाहता है। अपने निजी सुखों को त्याग कर देश एवं देशवासियों की सेवा करने की उसकी आकांक्षा है। बीज मिट्टी में मिलकर ही धरती पर हरियाली लाता है। इस प्रकार एक विद्रोही भी मातृभूमि की मिट्टी में मिलकर ही उसे सुखी संपन्न करता है। इस भाव को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। मैंने मिट जाने में सीखा है, जग में हरियाणा, मेरी हरियाली दुनिया है, मिट्टी में मिल जाना। कवि बीज के साथ
विद्रोही के गुणों की समानता दिखाते हुए कहता है कि जिस प्रकार बीज में से वृक्ष बनता है और वृक्ष के फल, फूल, पंक्तियाँ, डालियाँ, छिलके भिन्न भिन्न रूप से मानव जात के लिए उपयोगी बनते हैं, उसी प्रकार विद्रोही का जीवन भी समस्त मानव जात के कल्याण के लिए होता है। दूसरी ओर बीज से बना हुआ वृक्ष आंधी, तूफान, बारिश, धूप, ठंड आदि सहता हुआ भी अपने कार्यों को नहीं छोड़ता, अपने स्वभाव और गुणों को नहीं बदलता। उसी प्रकार विद्रोही भी सभी परिस्थितियों में अविचल रहता है। विद्रोही को इस बात पर गर्व है कि विद्रोही है हम ही, हमारे फलों में फूल आते हैं और हमारी कुर्बानी पर जड़ भी जीवन पाते हैं। हम विनाश में भी अपना सौभाग्य देखते हैं। कवि ने विद्रोही के प्रमुख 3 गुण श्रेष्ठ मनाए हैं। मिट्टी में मिलना, हरियाना, फिर होना अंगारे, अर्थात बलिदान, नवनिर्माण एवं त्याग। विद्रोही किसी न किसी रूप में अपने निजी सुखों का बलिदान देता है, यहाँ तक कि वह प्राणों का बलिदान भी दे देता है। किंतु एक विद्रोही की शहादत पर अनेक नए विद्रोही आ जाते हैं और यह कर्म चलता ही रहता है। विद्रोही का मस्तक सदैव गर्म से ऊंचा ही रहता है। ऐसी ललकार के साथ कवि ने काव्य का समापन इन शब्दों में किया है। हर विपदा पर, हर प्रहार पर हमें उमड़ते देखो और सनसनी तूफानों में हमें अकड़ते देखो। फल फेंकेंगे, कभी फूल भी फेंकेंगे हम भू पर, विद्रोही पर मस्तक अपना किए रहेंगे ऊपर। 3. कला पक्ष या अभिव्यक्ति पक्ष। माखनलाल चतुर्वेदी उस युग के कवि है जिस युग में भाव पक्ष को कला पक्ष से अधिक महत्व दिया जाता था। प्रस्तुत कविता में भी भाव पक्ष अधिक सबल है या उसकी प्रधानता है, फिर भी कला पक्ष की दृष्टि से भी काव्य आकर्षक एवं सरस है। कला पक्ष के विभिन्न पक्षों की चर्चा के द्वारा हम विद्रोही काव्य के कला पक्ष का मूल्यांकन करेंगे। 1. भाषा। भाव की सफल अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। भाषा भाव के अनुरूप, विषयानुरूप एवं सरल होनी चाहिए। इसमें संप्रेषणता का गुण होना चाहिए। इस दृष्टि से विद्रोही काव्य की भाषा कवि के भावों को व्यक्त करने में सफल है। कवि ने भाषा की तीनों ही शक्तियों का, अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना का सफल प्रयोग किया है। लक्षण का यह उदाहरण देखिए। मैंने मिट जानी में सीखा है, जग में हरियाणा, मेरी हरियाली दुनिया है, मिट्टी में मिल जाना। कवि ने खड़ी बोली के शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग किया है, फिर भी संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों का भी काव्य सौंदर्य को बनाए रखने के लिए किया है, जैसे निष्ठुर प्रकृति, प्राण, समीर, गर्जन, किरीट, गिरिशृंग, अधस्नाता, आतप, रक्त, सुधा आदि। भाषा का अन्य गुण की इसकी सरलता। संक्षेप में कहे तो चतुर्वेदी जी की भाषा में भाव, समिष्ट, संक्षिप्तता, संप्रेषणता आदि गुण पाए जाते हैं। भाषा में ओज गुण की प्रधानता मिलती है। शैली। शैली की दृष्टि से प्रस्तुत काव्य में अन्योन्यिक शैली एवं प्रतीकात्मकता शैली का सबल प्रयोग मिलता है। वृक्ष के बीज को विद्रोही मानकर उसके जीवन वृत्तांत के माध्यम से विद्रोही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया गया है। बीज इस अर्थ में विद्रोही व्यक्ति का प्रतीक भी है। यह उदाहरण देखिए। किंतु एक मैं भी हूँ किसी वृक्ष का छोटा दाना, मुझको है महलों जैसी ही मिट्टी में मिल जाना। इसके साथ ही बिंबों की सफल योजना भी काव्य को अधिक सरस, रमणीय और पठनीय बनाते हैं। एक सुंदर बिंब का उदाहरण प्रस्तुत है। गिरी श्रृंगों में लिखी प्रकृति की जयमाल बन जाए, आतप जले मेह के मारे, जाड़े के थराए। ये बिंब सरल एवं सुग्राह्य है। छंद। आधुनिक युगीन खड़ी बोली की कविता में छंदों का प्रयोग क्रमशः घटता गया है। कवियों ने इसमें अपने अनुकूल स्वतंत्रता भी ली है, फिर भी छंद योजना का महत्व कम नहीं आंका जा सकता। चतुर्वेदी जी ने भी छंद योजना पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। प्रस्तुत काव्य में परंपरा से प्राप्त संस्कृत छंदों का प्रयोग नहीं मिलता। कवि ने भावों भी अभिव्यक्ति पर ही ध्यान दिया है, अतः छंद को नज़रअंदाज कर दिया है। 2-2 चरण की द्विपंक्तियाँ का ही प्रयोग किया गया है, जिसमें वर्णों एवं मात्राओं की प्राय समानता नहीं है। अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा है, श्रृंगार है, कला पक्ष का प्रधान अंग है। शब्द देह के श्रृंगार के लिए अलंकार अनिवार्य है। चतुर्वेदी जी ने विद्रोह काव्य में विविध अलंकारों का प्रयोग करके काव्य सौंदर्य को बढ़ाया है। उनकी अलंकार योजना परंपरागत प्रवृत्ति का निर्वाह मात्र नहीं है, परंतु उसमें नवीनता है, जिसके कारण
काव्य के प्रभावोत्पकता, रमणीयता एवं चमत्कृतता के साथ सरसता आ पाई है। विद्रोही काव्य में अनुप्राय, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक आदि अलंकारों का सहज ही प्रयोग मिलता है। पत्यानुप्रास की योजना स्वभिधि पंक्तियों में मिलती है। उदाहरण: नगर गढ़ गए, महल गढ़ गए, गढ़े किले मीनारे, मंदिर मस्जिद गिरजे सब, की भू में घसी दीवारें। रस योजना: प्रस्तुत काव्य रस योजना की दृष्टि से भी सफल है। काव्य में मुख्य रूप से वीर रस की प्रस्तुति हुई है। विद्रोही के जीवन कार्यों की प्रस्तुति के लिए यह आवश्यक भी था। विद्रोही की ललकारों में स्वाभिमानी जीवन के परिचय में वीर रस की अद्भुत छटा मिलती है। जैसे: हर विपदा पर, हर प्रहार पर हमें उमड़ते देखो, और सनसनी तूफानों में हमें अकड़ते देखो। वीर के उपरांत श्रृंगार रस की भी योजना इस काव्य में मिलती है। कवि ने बीज एवं विद्रोही की तुलना करते हुए इस रस का आश्रय लिया है। जैसे: भूमि खींचती है मुझको भी नीचे धीरे धीरे, किंतु लहराता हूँ मैं नभ पर शीतल मंद समीरे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रस योजना की दृष्टि से भी विद्रोही काव्य सफल है। उपर्युक्त चर्चा के उपरांत यह कहा जा सकता है कि विद्रोही काव्य भाव पक्ष की दृष्टि से अधिक सशक्त होने पर भी कला पक्ष पर भी कवि ने ध्यान रखा है। सारांश: भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों के सम्यक योग के कारण प्रस्तुत कविता चतुर्वेदी जी की श्रेष्ठ कविताओं में स्थान पा सकी है। भाव की सफल प्रस्तुति के लिए भाषा, शब्द, चयन, बिंब और प्रतीक, छंद, अलंकार, रसों की रमणीय योजना आदि कला तत्वों की योजना काव्य को कलात्मक रूप देने के लिए